नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चित्रा एजुकेशन में। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास जो हमारा अतीत पुस्तक है उसका चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत में एक वेद। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 35 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्ति कहा गया है। सूक्ति का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की संतति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थी को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय मीन्स भारत और यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्राविड़ भाषा की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहितों, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वो कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दासियों कहते थे। दासियों वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे। उन्हें युद्धों में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव ये ढीका की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों के प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की तरफ होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले आंगन के
मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा ये गांव गांव के सबसे बड़े घरों में था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। कंकालों का अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता था, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहद बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनतियों में 7 हड्डियों को जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। ये लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ये पोर्ट हॉल का चित्र है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में प्रायद्वीपों को गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, दाल, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांवर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। तो इसी के साथ आज का हमारा लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का चैप्टर आपके लिए अच्छा लगा होगा। इसी तरह के आगे के चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।